हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टीचिंग हवेली। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं और ये कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे और कौन कौन से तरीके प्रभावी होते हैं, कौन कौन से तरीके जो अपनाए जाते हैं वो अक्सर सही नहीं कहलाते हैं। इन सारी चीज़ को यानी खूबी को भी और उसकी खामी को भी सब कुछ को जानेंगे, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है। टीचिंग मेथड्स, इसका टाइप जानेंगे, इसका कैरेक्टर जानेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, लक्षण जानेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी कि इसका कुछ गुण भी जानेंगे, इसका अवगुण भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला टॉपिक है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि आप स्टोरी बताते हैं। ये बहुत पुराना परंपरा है। ये पढ़ाने का जो तरीका है ये बहुत पुराना है ना। ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है क्योंकि ये होता है टीचर सेंटर्ड। ये क्या माना जाता है, इसको टीचर सेंटर्ड माना जाता है। जब टीचर सेंटर्ड माना जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि आज की डेट में आपने सुना होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें ये तो उसकी निगेटिविटी होगी, यानी कि आप डिमेरिट्स बात कर दिए। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी ये है कि आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहानी कहना और उसको सजा करके उसको कौन सा सीक्वेंस कब कहना है इसको सजा करके और बोलना ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। क्योंकि ये जब आप इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव जब कोई स्टोरी सुनाएंगे उसमें बच्चे इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों का फोकस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बच्चों का फोकस बढ़ेगा। ये जितने वर्ड हैं यही वर्ड आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए वो इस वर्ड को जानना ज़रूरी है। एक तो बच्चे का फोकस बढ़ेगा, दूसरा ये बढ़ेगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो जानने लायक रहेगा, तो आपका क्या बढ़ेगा? वोकैबुलरी बढ़ेगा। तो इतने सारे चीज़ें होंगे किससे? स्टोरी टेलिंग मेथड से। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पहले ज़माने में जब बहुत से रिसोर्सेस और बहुत आइडियाज़ और बहुत से तरीके नहीं थे, बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए थे, अभी हमारा जो समाज था वो सिविलाइज्ड हो रहा था, तब का ये मेथड है। और आज भी तो कहीं ना कहीं इसको अपनाया जाता है, लेकिन बहुत कम अपनाया जाता है। और इसको अगर सवाल दे कि भाई ये स्टोरी टेलिंग मेथड कैसा है, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको नेगेटिव में रखा जाएगा। मैंने इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया क्लियर कि ऐसे। हमारा दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट बुक मेथड। जिसको बोल सकते हैं पुस्तक विधि। इसमें क्या होता है कि टीचर एक किताब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। अक्सर आज के पीरियड में खास करके जो स्टेट बहुत पीछे हैं, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं हैं स्टडी ग्रहण करने का, वहाँ पर यही तरीका अपनाया जाता है, जो कि बहुत दुख की बात है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चे क्या हो, एक्टिव हो। जब उसका शिक्षण चल रहा है, जब उसका टीचिंग चल रहा है, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, अब बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे उसमें कितना एक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज भी टेक्स्ट बुक मेथड पढ़ाया जाता है ना। तो ये बहुत दुख की बात है। इसमें अब कौन कौन से वर्ड्स हैं उसको जानेंगे हम लोग। पॉजिटिव वाली बात की जाए कि इसकी क्या पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिव वाली बात यही है कि जो टेक्स्ट बुक होते हैं ना, वो ना कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर है ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसको तैयार किए रहते हैं। तो एक तो बच्चे का लेवल देखते हैं कि ये जो बुक है कौन पढ़ेगा, कौन से क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, उनका मेंटल एबिलिटी कितना होगा, है ना, वो कितना समझ पाएगा, उसमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल देंगे, ये सारा चीज़ मद्देनज़र रखते हुए वो कितना एब्जॉर्व कर पाएगा, कितना सीख पाएगा, उसके लेवल को देखते हुए बुक जो है तैयार की जाती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे रहते हैं और उसका धीरे धीरे नॉन टू अननोन
मतलब जो जानता है और जो नहीं जानता है, जो जानता है उससे धीरे धीरे बढ़ा करके, यानी उसके एजुकेशन में इजाफा करवाने का काम एक साइकोलॉजिस्ट पहले ही सोच रहता है कि ये किताब पढ़ेगा तो उसका जो है बच्चे का लेवल बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात है ना। तो टेक्स्ट बुक मेथड में यही होता है कि एक टेक्स्ट बुक के हिसाब से टीचर चलता है, उसमें जो बातें, जो ज्ञान दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक मेथड, पुस्तक विधि, ठीक है ना। तो इसमें भी ये तो हो गया। और दूसरा ये होगा क्या टीचर इस टेक्स्ट बुक मेथड में टीचर ये करा सकता है, एक तो ये पॉजिटिव वाली बात होगी। दूसरा इसमें ये कराया जा सकता है कि बच्चे को लाउड रीडिंग करने को कहा जा सकता है। लाउड रीडिंग करेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, बच्चे भी सुनेंगे। एक साइलेंट रीडिंग भी किया जा सकता है इसमें। साइलेंट रीडिंग, उसके कॉम्प्रिहेंशन, साइलेंट रीडिंग से क्या होगा कि बच्चा समझेगा, अपने मस्तिष्क पे जोर देगा, अपने मेंटल पे, अपने दिमाग पे जोर देगा। और लाउड रीडिंग में क्या होगा, लाउड रीडिंग का मैंने स्पेलिंग गलती लिख दिया है, लाउड रीडिंग में क्या होगा कि बच्चा पढ़ेगा जोर जोर से तो उसका ज़बान टूटेगा, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन देना है वो उसे कर पाएगा। तो ये हो गया उसके मेरिट्स। इसके डिमेरिट्स ये क्या है कि ये जो मेथड है ये भी टीचर सेंटर्ड ही, यानी कि टीचर जो कहेगा वही क्लास में होगा, वही स्कूल में होगा। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये, टीचर क्यों कहेगा, क्योंकि किताब ओरिएंटेड बेस्ड है ये तरीका। तो किताबों में जो लिखा रहेगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वही ना टीचर वो कहेगा बचवा से, तो बचवा वही सुनेगा जो टीचर कहेगा। तो टीचर आप कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड हो गया, ये टीचर सेंटर्ड हो गया। तो टीचर सेंटर्ड हो गया तो बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, तो इसकी क्या हो गई, अवगुण हो गई, डिमेरिट्स हो गई, ठीक है। इस तरह हम लोग हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आई होप आपको मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताएं, अगर अच्छा ना लगे तो भी बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मुझे अपने कमी को दूर करने का एक मौका मिले, मुझे समझ में आए कि मेरे पढ़ाने का तरीका में जो है कहाँ गलत है, उसको कहाँ ठीक करना है। मेरा तीसरा टॉपिक है लेक्चर मेथड। जिसका हिंदी होता है व्याख्यान विधि। थोड़ा ये जो लिखे हैं व्याख्यान, इसमें हमको डाउट है कि ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बट आप समझ गए होंगे। जिसमें टीचर क्या है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दे, तो वो जो अपना ये तरीका अपनाया जाने वाला उसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। यानी इस तरह से भी क्लास लिया जाता है। बहुत अच्छा। पहले तो हम इसकी पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि एक बहुत कम रिसोर्स में, यानी कि चीप रिसोर्स में आप क्या कर सकते हैं, बहुत से बड़े क्लास को आप संभाल सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत एक बड़ा भीड़ है, उसमें आप खड़े होकर माइक से लेक्चर दे रहे हैं और सब लोग सुन रहे हो, तो आप उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारे मैंने ज्ञान दे सकते हैं। इसमें ये पॉजिटिविटी वाली बात ये। इसमें क्या है कि इस मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जा सकता है। अगर एग्जाम में आए चॉक एंड टॉक मेथड, तो ये मेथड और कोई नहीं, ये लेक्चर मेथड का ही बात कर रहा है। इसमें टीचर को बहुत ही सावधानी से अपनी बातों को कहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लर्नर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, वो पैसिव हैं। क्या है, पैसिव, वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो यहाँ टीचर है, तो टीचर जब एक्टिव है तो कह सकते हैं ये भी टीचर सेंटर्ड, टीसी, टीचर सेंटर्ड क्या है, ये भी मेथड है। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ लर्नर जो हैं, जो सुनने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जो लिसनर हैं, जो सुनने वाले हैं, जो लर्नर है, वो जो सीखने वाले हैं, वो पैसिव है। अब पैसिव मोड में अगर कोई बच्चा है तो बहुत अच्छा मतलब वो मेथड नहीं है पढ़ाने का। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि
आपका अगर लेक्चर इम्प्रेसिव नहीं हुआ, भाई साहब सुन लीजिए, आपका अगर लेक्चर इम्प्रेसिव ना हुआ, इंटरेस्ट ना हुआ, इंटरेस्ट बिल्डअप ना करे, तो पता चले कि आधा लोग सुन रहे हैं, आधा लोग भाग गए। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। इस सब में नेता लोग बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ मोदी जी 2014 इलेक्शन जीतने से पहले यहाँ ओरमा में बाज़ार में आए थे, सिवान में, है ना। तो वो बोले थे रहुआ लोगिन, तो रहुआ लोगिन वो जान गए थे कि बिहारी लोग किससे जुड़ेंगे, तो रहुआ से जुड़ते हैं। क्या है कि यहाँ बोला जलावे रहुआ लोगिन आई ना, रहुआ जाई ना, रहुआ राउर है, माने ये सब बोली है, हम लोग का बोली है, ये कल्चर है ना, हम लोग का भाषा है। तो इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, ये इसको जकड़ के हम लोग पकड़ के रखते हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं। तो मोदी जी जान गए थे, तो उनका कोनो भाषण, मतलब सॉरी हम भी क्या बोल रहे हैं, उनका कोई भी भाषण जो है इम्प्रेसिव होता है ना। बहुत से मामले में अलग अलग ओपिनियन हो सकता है बहुत लोगों का, लेकिन लेक्चर के मामले में वो मोदी जी हमें ठीक लगते हैं। तो मतलब ये मोदी जी का एग्जांपल देने का मतलब यही था कि आपका जो है लेक्चर वो इम्प्रेसिव नहीं हुआ तो बच्चे लोग भाग जाएगा, है ना। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इस तरीक़ा को भी। हम जो भी जितने भी शुरुआत से आखिर तक जितने भी टीचिंग मेथड से उस सबको हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं एक एक करके। इस बात का पूरा संभावना है कि ये बोरिंग हो सकता है ना, थका हुआ, टायरसम हो सकता है। तो इसमें टीचर क्या कर सकता है कि क्वेश्चन आंसर बीच बीच में वो अगर पूछते रहेगा, तो इससे हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जगे, वो भी एक्टिव, मतलब इससे पूरे टीचिंग मेथड में वो भी इन्वॉल्व हो, वो भी अपना भागीदारी अपना साबित कर सके कि हाँ भाई हम भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके हम लोग कुछ डिमेरिट्स का बात कर लेते हैं। अगर बात किया जाए तो डिमेरिट्स का बात करेंगे कब, कहाँ गया, इसके हम लोग डिमेरिट्स का भी बात करेंगे। मतलब डिमेरिट्स की बात तो किए हैं इसमें भी, लेकिन कुछ और एक दो पॉइंट्स हैं जिसे बात करना जरूरी है, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। और ये लेक्चर मेथड, हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर मेथड है इससे बहुत सारे सवाल स्टेट में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस पर थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, इस वाले टॉपिक पे, लेक्चर मेथड पे, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि एक तो बोरिंग वाली बात हो सकती है, कि बोरिंग हो सकता है, टायरसम हो सकते हैं। अगर आप सही नहीं बोलें तो लोग भाग जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है। क्या होता है भाई, टीचर सेंटर, मैंने टीचर ही बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं, अब बच्चे एक्टिव नहीं, वो तो सुन रहे हैं ना, पैसिव हैं वो। और दूसरा ये हो सकता है, ये आप पढ़े होंगे लर्निंग बाय डूइंग, आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के ये खिलाफ है, अगेंस्ट है ये लेक्चर मेथड। मैंने बच्चा उसमें कुछ करके नहीं सीख रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं। इसमें बच्चे क्या हैं, पैसिव लर्नर हैं। आप बोल सकते हैं पैसिव लिसनर बोल सकते हैं। लिसन मतलब सुनना, सुनने वाला, लिसनर। इसमें और एक बात हो सकता है कि ये इग्नोर करता है क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये क्या करता है, इग्नोर करता है, नकारता है, माने उस पर ध्यान नहीं देता है ना, नज़रअंदाज कर देता है। बताइए, अगर जिसमें इंडिविजुअल, जिस क्लास में हर एक छात्र का अलग अलग रुचि होता है, वो अलग अलग उसका इच्छा होता है, अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग एबिलिटी होती है, क्षमता होती है पढ़ने का, समझने का, सोचने का, बोलने का, बताइए। तो उसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करे तो बहुत अच्छा क्लास तो नहीं चल रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे का सारा क्या है, ये उसके डिमेरिट्स हैं। मेरा अगला टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव। हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है माय फ्रेंड्स,
डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए दूध रखे हैं मार्क क्या बोलते हैं डस्टर। एक वो अच्छा जो दिखने में जो अच्छा डस्टरवा दिखने में है ना, वो असल में काम नहीं कर रहा है। जो खराब का दिखने वाला में है, जो चिरकुट की तरह लग रहा है, वो काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आपने कहानी सुना होगा वो हिरन वाला। हिरनवा अपना सिंहवा पर बड़ा इतराती थी, अपना पैरों पर बोलती थी कि क्या भगवान जी पैर दे दिए हैं, है ना। सुने होगा आपने कहानी ये सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है कि वो पैरवा जब सिरों पर चढ़ता है ना, तो वो पैरवा जो उसको खराब मानती थी, वही पैरवा उसको हेल्प करता है भागने में, अपने जान बचाने में। और भागती है, दौड़ती है, वही हेल्प करता है। आज जिस पे गुमान करती थी सिंहवा पापन कि ऐसे ऐसे निकला हुआ है, वाओ व्हाट एम आई सीइंग, तो वही सिंहवा जाके झाड़ी में फंस जाता है। अब उसकी वजह से फंस जाता है तो हिरणवा फंस जाती है और सिरवा आके खा जाता है। तो कभी भी जिस पे गुमान, समझ गए ना, अब करते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है ना। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्या है कि आप भी गुमान मत कीजिएगा, आप मत होने दीजिएगा। किसी गरीब को, किसी लाचार को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, कभी भी धुतकारिएगा मत, उसको सपोर्ट कीजिएगा। देखे हैं ना फिल्म KGF चैप्टर 1, रॉकी उतना बड़ा एक गरीब के लिए, एक गरीब को परोटी देने के लिए पूरे ट्रैफिक को रोक देता है। सोचिए क्यों रोकता है, सोचिए, वक्त लगेगा सोचने में। इंडक्टिव मेथड आपने इसका जरूर सुना होगा। इंडक्टिव मेथड मतलब होता है आगमन विधि। आगमन विधि का मतलब होता है कि पढ़ाने का वो तरीका जो बच्चा जानता हो उससे लेकर के जो नहीं जानता उसकी तरफ बढ़ना। यानी कि आप कह सकते हैं नॉन टू अननोन। क्या कह सकते हैं? नॉन टू अननोन कर सकते हैं। यानी इसका हिंदी हुआ ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे इसका एग्जांपल दिया जा सकता है, मान लीजिए आपको नाउन पढ़ाना है तो बच्चों सबके जाके बोले कि बाबू आपके फ्रेंड का क्या नाम है, तो किसी ने बताया राम, किसी ने बताया सोहन, है ना। तो उन लोगों को क्या क्या पसंद है, तो एगो बताएगा कि सोहन को फिश पसंद था, है ना। राम को जो है ऑनेस्टी पसंद था, मतलब कुछ भी पसंद हो सकता है। और भी रीता भी हो सकती है ना। उसको क्या डॉल पसंद है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, जब वर्ड्स हो गया तो आप अब क्या कहिएगा कि बाबू भाई जितना नाम लिखवाए हैं ना, इसी को बोलते हैं नाउन। इसी को क्या बोलते हैं? नाउन। यानी हई वर्डवा पहले जानता था आपका बच्चा जिसको आप पढ़ा रहे हैं, यानी जानता था, यानी ज्ञात था। अब बाद में आप क्या कहें, नाउन बता दिए। अब तब नाउन का परिभाषा बता रहे हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक टू जनरल। क्या कह सकते हैं? इसको स्पेसिफिक मिटा दें। यानी कि स्पेसिफिक है, जितना भी नाम है तो स्पेसिफिक है ना, है अपने आप में। तो स्पेसिफिक टू जनरल। जो नाम का परिभाषा होता है वो तो जनरल होता है ना। स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अपने आप भी दिमाग लगाइए। कह सकते हैं ना। हाई क्या है? एग्जाम्पल ना है, हाई रूल ना है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसी को ये बात हम बार बार काहे कह रहे हैं, काहे कि हाई डायरेक्ट नहीं आता है। इंडक्टिव मेथड कौन सा है, तो जिसमें अब कहा जाएगा कि वो टीचर हैं, है ना, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए और फिर उसका डेफिनेशन बताए हैं। तो ये कौन सा मेथड है? तो आप कहिएगा इंडक्टिव मेथड है। तो पहले एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 1 2 रूल ये सब जाने रहिएगा। आप एक बार सुने रहिएगा मेरे महुआ से, तो आपको हो सकता है याद हो जाए।
अब है भाई डिडक्टिव मेथड। इसका मतलब होता है निगमन विधि, यानी पढ़ाने का निगमन विधि। इसका मतलब होता है, ये देखिए, ये हायर क्लास में इस तरीके को अपनाया जाता है। कौन से क्लास में? पहला बात तो याद रखेंगे, ये छोटकन क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई मैथ का कोई कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो क्या बताते हैं? पहले फार्मूला ना बताते हैं। अच्छा बताइए, छोटा बच्चा है, उसको फार्मूला बताएगा तो उसके दिमाग में समझ में आएगा? इसीलिए ये बड़का क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से? डिडक्टिव मेथड को। फार्मूला बता दिए, कोई मैथ का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं तो क्या कर दिया आप? पहले फार्मूला बता दिए, तब आपने उस पर सवाल सॉल्व करवाना शुरू किया। यानी कि आप कह सकते हैं रूल टू एग्जाम्पल कहें, रूल टू एग्जाम्पल, है ना। यानी कि जेनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हाउ जो इससे पहले लिखे थे इंडक्टिव मेथड, उसके जस्ट उल्टा ये है। वो छोटका क्लास के लिए है और ये बड़का क्लास के लिए है। मतलब हमारे कहने मतलब है, ये वो प्राइमरी लेवल के लिए था, ये एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से भी ऊपर। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस मेथड। इसका हिंदी होता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है किसी ज्ञान को, चाहे किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ कर देखने का। आपका जो नज़रिया होगा, मान लीजिए इतना बड़ा का ज्ञान है, नज़रिया होगा, इसको खंड बांट के आप जो है इसको याद कर रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, इसको अलग देखें, इसको अलग नज़र से देखें, इसको अलग नज़र से देखें, मन तोड़ तोड़ के आप सीख रहे हैं, चाहे समझ रहे हैं, चाहे इसके बारे में बोल रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीका को क्या बोलते हैं? एनालिसिस मेथड। ठीक है ना। आपने तोड़ तोड़ कर, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का आपको जो है बायोग्राफी याद करना है, मतलब आपको दे दिया गया कि बायोग्राफी लिख के लाइएगा। जैसे कलाम के बारे में, मान लीजिए कलाम साहब के बारे में लिखना है बायोग्राफी, तो आप क्या किए, उनके बायोग्राफी को मतलब पहले आप बांट दिए। एक नंबर में क्या कि उनका ब्रिंगिंग अप, यानी उनका लालन पोषण, यानी कि उनका परिवेश, उनका फैमिली, एगो ब्रिंगिंग अप हो गया, उनका फैमिली हो गया। फिर उनका स्कूल डेज के बारे में लिखना, यानी ब्रिंगिंग अप है ना, उनका फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह, स्कूल डेज कैसे हुआ, फिर उनका जब वैज्ञानिक वो बन गए तो उनका एक अलग दुनिया था, उनका अलग एक चुनौती था, उसके बारे में लिखना। फिर वो अपने देश के लिए क्या किए, एक अलग प्रकार हो गया। तो इतना आप उनके जीवन को इतना खंड में बांट दिए आप पूरा, तब जाके टॉपिक बाय टॉपिक लिखे हैं। तो क्या हो गया, एनालिसिस कर दिए उसके बारे में। और इस तरह कोई बच्चे को दिया जाता है तो समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू किया जाए। जब इस तरह सोचिएगा तो पूरे पेज भर जाएगा कलाम साहब के बारे में लिखते लिखते। तो आप कौन सा मेथड है भाई? एनालिसिस के बारे में हम एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, ये और भी किसी टॉपिक पे इस मेथड को अपनाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेसिस। मेथड, इसका हिंदी होता है संश्लेषण विधि। इसका मतलब होता है कि किसी टॉपिक को अलग अलग दिया गया है, उसको एक में जोड़ के देखना है।
मैंने किसी ज्ञान को एक में मिला कर देखना है। मान लीजिए कि कहीं लिखा है, एसर्शन में कथन आता है ना, सीटेट में कथन आता है, उसमें लिखा है कि कोई शिक्षार्थी, कोई टीचर हैं, उसमें बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए और फिर वो रूल की तरफ लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? रूल की तरफ। तो ये कौन सा मेथड है? आपने पढ़ा है कि ये इंडक्टिव मेथड है। तो इंडक्टिव मेथड यहाँ पे साफ साफ वो नहीं लिखा है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच गए, यानी कि यहाँ से आप अपने ज्ञान को क्या किया? जोड़ा, ऐड किया, है ना। क्या किया आप? ज्ञान को क्या किया? ऐड किया। ज्ञान यानी पहले से ज्ञान था आपको, एक एग्जाम्पल टू रूल अगर ऐसा है तो उसको इंडक्टिव बोलते हैं, आपके पास था, यानी क्या किया उसमें आप? जोड़ा। क्या किया भाई? जोड़ा। यानी पहले जो प्रीवियस जो नॉलेज था आपके पास, प्रीवियस नॉलेज था, उसमें क्या कर दिया आपने? प्लस ऐड कर दिया नया का वाला को। तो इस तरह का अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस मेथड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई टॉपिक अगर क्लियर ना हो तो बेधड़क अपने भाई को, है ना, अपने फ्रेंड को, यानी मुझे आप बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें क्या होता है? बच्चे को कोई सवाल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, ये नहीं सवाल दिया जाता है, क्या दिया जाता है भाई? क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन इज इक्वल टू प्रॉब्लम, और उसका वो क्या ढूंढता है? सॉल्यूशन ढूंढता है। इस तरह का अगर तरीका अपना रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है मेथड। ये जो ड्रिल है इसको आप नेगेटिव मान के चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रिल मेथड। इसमें क्या होता है? रटन विधि कह सकते हैं, रटन टू रट्टा विधि, रट्टा विधि कहा जा सकता है ना। वो जो थ्योरेटिव में वो रहता है, उसका नाम याद नहीं रहता है, वो क्या बोलते हैं, वो रटते रहता है। बाथरूम में किताबें पढ़ रहा था, आप लोग सिनेमा देखे होंगे। बहुत गर्म हवा छोड़ता था, इल्जाम दूसरे पर लगाता था। राजू आई डिडंट डू इट, राजू अंडरस्टूड, ऐसे बोलता था, है ना। वो चतुर्लिंगम ऐसे कुछ नाम था, है ना, चतुर। तो वो क्या करता है? अपने किताबों को, अपने हर ज्ञान को रटता है ना, समझता नहीं। तो ये नेगेटिव माना जाता है। बच्चों को इसके लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। रटन विधि कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों का क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ताकि हर जगह टीचर नहीं रहेगा। लाइफ में हर जगह टीचर तो नहीं रहेगा। किसी टॉपिक के पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो अपने से ज्ञान जो है वो दूसरों को दे सकता है, उसमें समझा भी सकता है, उस पर काम भी कर सकता है, एक्शन ले सकता है, अपना जजमेंट दे सकता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है। लेकिन अगर रटा रहेगा चतुर की तरह किसी टॉपिक को, तो वो ज्ञान नहीं दूसरों को दे सकता है, ना कॉन्सेप्ट बता सकता है, ना बगैर प्रिपरेशन के 2 लाइन नहीं बोल सकता है। जैसे कि हमने जो भी यहाँ पे लिखा है, हमने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया है, तैयारी किया है, फिर भी 1-2 चीज़ हम गड़बड़वा दे रहे हैं, जिसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
तो क्या है कि मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, तो हम कहीं ना कहीं समझा पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और टीचर का ये दायित्व बनता है कि अपने छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, ना कि उसको रटवाए। तो लगभग हम लोग 18 या 19 लगभग हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में जाने। इसके बाहर अब कोई भी मेथड नहीं होता है। इसमें बहुत सारे टीचिंग मेथड जो था वो नेगेटिव माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, और जो बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड था जिसको अच्छा माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं लास्ट में जाते समय एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के बारे में बताएँ। अपने आसपास सफाई रखें, अपने व्यवहार से किसी को दुखी ना होने दें। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूरिस्टिक मेथड। इस मेथड का इस ह्यूरिस्टिक का शायद इसका हिंदी होता है अनुमानित विधि। इसमें क्या होता है कि छात्र को, यानी कि जो लर्नर से, जो स्टूडेंट है, उसको पहले प्रॉब्लम दिया जाता है और उसको अनुमानित प्रॉब्लम दिया जाता है। मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसका समाधान क्या होगा, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही ढूंढा जाता है, सॉल्यूशन उसे ढूंढवाया जाता है। उसको बोला जाता है कि आपने अपना दिमाग पे जोर डालिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर इस तरह का, जैसे कि कोई आपने कुछ पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट क्लास में गए और बोले कि बताइए 7 है और ये 5 है, इसको जोड़ के दिखाइए, जबकि आपने जोड़ बताया नहीं, ना उसका मेथड बताया है, ना इसके संख्या के बारे में बताए हैं, कुछ भी तो नहीं बताए हैं। डायरेक्ट आप बोलें कि इसको जोड़ के बताइए, इसका क्या हो सकता है, मीनिंग क्या हो सकता है, चाहे कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड हो गया, जैसे कि कोई वर्ड हम क्या लिखें, यहाँ पे नेशनलिज्म लिख दे रहे हैं, नेशनलिज्म, ठीक है। एक वर्ड लिख दिया आप, इसका हिंदी आप पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, चाहे, या फिर कोई लॉजिकल प्रश्न भी हो सकता है जिसका आंसर 2-4 लाइन में दिया जाए, सब्जेक्टिव जिसको आंसर कहा जाता है, अनुमान किया जाए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता, अगर आप राजा होते तो क्या करते, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। यानी कि आप उसको क्या करवा रहे हैं, एक्चुअली हाइपोथेसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आप, देखिए माय फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड लिख रहे हैं ये आपके सीटेट में काम आने वाले हैं कि हाइपोथेसिस वर्ड ये किस में आया, ह्यूरिस्टिक में आया, ये वर्ड आने वाला है। इस तरह आप याद कीजिए, एक दूसरे से रिलेट कीजिए, तब जाके कोई टॉपिक याद होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी पढ़ाई। अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा कंसेप्चुअल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा ज़रूर, मतलब शेयर कीजिएगा ज़रूर। मेरा अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड एंड डिस्कवरी मेथड। ये हटा ही देते हैं। एक है प्रोजेक्ट, मेथड और दूसरा है एक डिस्कवरी मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, आपने कोई टास्क दे दिया, आप अब वो टास्क पूरा करेंगे कौन, ग्रुप वाले। मैंने ये जो प्रोजेक्ट मेथड जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें ग्रुप लर्निंग, यानी एक दूसरे के कोलैबोरेशन से, इसमें एक से ज़्यादा शिक्षार्थी हो सकते हैं, इसमें सीखते हैं, है ना। इसमें ग्रुप लर्निंग होता है। ग्रुप लर्निंग होता है और कोई खास टॉपिक दे दिया जाता है और वो खुद से ही उस पर अपना दिमाग, है ना, अपना ओपिनियन, लगाते हैं और एक ख़ास नतीजे पहुंचते हैं और टीचर बाद में उस प्रोजेक्ट को देखते हैं। इसमें क्या होता है, कोई नॉलेज पड़ा हुआ है ना, उसको वो सर्च करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं वो,
है ना, इसमें सर्च होते हैं। तो सर्च में भी क्या होता है कि जब बच्चा सर्च करेगा तो उसका बच्चा जो है पूरा तरीक़े से एक्टिव रहेगा, है ना, उसका मेंटल एबिलिटी बहुत काम करने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो डिस्कवरी वाली बात है, ये सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें अपनाया जाता है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं तो डिस्कवरी करके ही तो सोशल साइंस हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। मतलब वो क्रिएट नहीं किए हैं, हिस्टोरियन लोग मिल के करते हैं, लेकिन उनके कोलैबोरेशन से, उनके साथ से वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, तब जाके एक हिस्ट्री का किताब लिखा जाता है। ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड, वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसमें कुछ ऐसा वर्क दिया जा सकता है प्रोजेक्ट मेथड में, ये आ सकता है लॉजिकली, आप सोचे दिमाग से कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है टीचर के द्वारा जो समाज के लिए अच्छा हो। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में है, चाहे आपके शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम है वो जाम हो गया है, ठीक है ना, जाम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेस्टेज, कोई नाला वाला जाम हो गया है, यहाँ पे कचरा जाम हो गया है, मतलब यहाँ पे फंस गया है, इसकी वजह से पानी का एग्जिट नहीं हो पा रहा है। तो पूरा ये एक टास्क दे दिया गया है कि भाई कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह का काम अगर होता है तो आप जा करके बहुत सारे ऐसे NGOs वगैरह देखे होंगे जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके लिए हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो लोग साफ़ करते हैं। इस तरह का और भी ग्रुपिंग, जैसे प्लांटिंग हो गया, जो कोई एरिया में मान लीजिए कि नए नए रोड निकला हुआ है, उस एरिया में जितना भी पेड़ और था काट दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो रोड आपके गांव के आसपास है, आपके मोहल्ले के आसपास है, तो आप जाके यहाँ प्लांटिंग कर सकते हैं। आप ग्रुप में बना करके इस तरह के काम को प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। ये जो रोड वाली बात है, हमारे गांव के बगल से एक हाईवे निकला है, 3-4 साल हुआ निकले हुए। तो जब ये रोड बना था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी, अब तो रोड बनता है क्या, खेत था, पहले खेती वेती होता था, तो पूरा उसको रोड बना दिया गया बीच से ही। तो जितना भी प्लांट वगैरह था, कितना बगीचा पड़ा बीच में, सबको काट दिया गया और काफ़ी उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था। तो मेरे दिमाग में आया बरसात के दिनों में कि जितने भी प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स प्लांट के नीचे ही प्लांट हो जाते हैं, तो क्यों ना उस सीड्स को बीन लिया जाए। हमने कलेक्ट किया और 2-4 मेरे घर वाले थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी कलेक्ट किया, उनको भी बोला कि चलो मेरा साथ दो। एक बोरिया में कसवाया, एक बोरिया, आप यकीन नहीं कीजिएगा, लगभग 4 किलोमीटर तक मैंने कवर किया और दोनों को बैठा दिया और बोरिया पकड़वा दिया और बोला कि फेंकते जाओ बाइक से, वो भी, और दोनों तरफ बोले कि फेंकते जाओ। मतलब एक तरफ फेंकते गए और उधर से वापस जब आए एक तरफ फेंकते हुए आए, और बोले कि बारिश के दिन होगा। आज की डेट में हुआ है प्लांट, वो ये बात 3 साल पहले की है और ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब आपको भी करना चाहिए, जो भी अच्छा काम है उसका तारीफ होना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचा जाना चाहिए। ये लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि लोग ऐसे भी हैं और काम करते हैं क्या, कि ताकि लोग सुने तो वो भी मोटिवेट हो और वो भी सोचे कि काश हम भी करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, हमारा देश क्या होगा, डेवलप करेगा। तो इस तरह के सोच वाले व्यक्ति होना चाहिए हमारे देश में। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बात बताई ऐसा कोई नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स हमारे फ्रेंड्स बहुत से इंडियंस होंगे, बहुत से हमारे भारतवासी होंगे जो अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी अच्छा काम है उसका पोस्ट डाल दीजिए ताकि लोग भी देखें और समझें कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, हमें भी करना चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलती है, वो ख़राब चीज़ नहीं है। एक बहुत पहले
बहुत पहले से बोला जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ऐसा नहीं है। नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल, ताकि लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले, उनके मन में भी ये जज्बात आए कि भाई हमको भी करना है कुछ, ठीक है ना। मतलबी बहुत लोग होते हैं, जब उनके पास ये वीडियो जाता है तो अपने आप में वो शर्माएंगे, अरे हम तो खुद अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बंदे को देखिए ये तो दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा, माहौल बदलेगा, और बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहा है। रोल प्ले हमारा अगला टॉपिक है, रोल प्ले। रोल प्ले देखिए, रोल का हिंदी होता है भूमिका। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, भूमिका। इसमें क्या होता है, ये सब टीचिंग मेथड है, ये पढ़ाने का भी तरीका है। टीचर क्या करता है, इसमें कोई नाटक तैयार करता है, कोई ड्रामा दे देता है, कौन देता है, टीचर दे देता है, ठीक है। अब बच्चे को कह दिया जाता है कि तुम एक, मान लो कि बच्चे को कह दिया जाता है कि तुम एक राजा बन जाओ, है ना। उसके साइड वाले जो है काउंसलर बन जाएंगे, और तुम्हें कोई एडवाइज़र बन जाएंगे, है ना, और तुम्हें कुछ एडवाइस देंगे। ये टॉपिक है, मान लो कि पॉल्यूशन टॉपिक है, तुम्हारे प्रांत में पॉल्यूशन फैल चुका है, उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है, तुम कैसे करोगे। तो अपना ये जो बच्चा है अपना दिमाग लगाएगा खूब कि ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि किंग है तो रिसोर्सेज भी होंगे, पैसे भी होंगे, बस उसको सॉल्यूशन लेना है, इस पॉल्यूशन को कम करना है, उसके पास आदमी भी है, तो अपना दिमाग लगाएगा। टीचर इसको देखते रहेगा। इसमें भी क्या है, तो अगर इस तरह का मेथड अपनाया जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड है। ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। टीचर क्या है, दूर से देखता रहेगा, पैसिव ऑब्जर्वेशन करेगा जिसको बोलते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वो टीचर हेल्प भी करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखेगा, कहीं कमी होगी तो बताएगा भी। हमारा अगला टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दूँ कि जो स्टॉर्म है इसका मतलब तूफान होता है। बहुत से हमारे फ्रेंड जानते भी होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब तूफान होता है, यानी दिमाग में तूफान चलना। दिमाग में तूफान कब चलेगा, जब अपने दिमागों को खूब गोल गोल घुमाइएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा। अब गोल गोल क्यों घुमाइएगा, यानी कुछ सोच रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है ना। आप जो है अपने दिमाग पे क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। मेंटल, आपका मेंटल एबिलिटी काम कर रहा है, मेंटल एबिलिटी ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने दिमाग से काम करवाइएगा तो दिमाग बढ़वे ना करेगा। इसमें बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। आइडिया का स्पेलिंग हम गलती लिख दिए, माय बैड। आइडियाज़ आएंगे, थॉट्स आएंगे, और इसमें क्या है, टीचर कोई टॉपिक देता है जिस पे बच्चे को सोचना है। टीचर एक टॉपिक देता है जिसमें बच्चे को सोचना है, उस पर अलग अलग अपना ओपिनियन, अपना विचार, अपना दिल और दिमाग में पनपती हुई बातों को टीचर को बताना है। इसमें भी क्या है कि मेंटल ग्रोथ होगा आपका। अच्छा बात है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि बच्चे अलग अलग जब जवाब देंगे तो एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचिए आप खुद। डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार के सोच, है ना, विभिन्न।
प्रकार के सोच, विभिन्न प्रकार के सोच होगा। और इसमें होगा आप तो एक गलत चाहे सही क्विक रिस्पॉन्ड बच्चा करेगा। जो भी आप सवाल कीजिएगा फटाक फटाक जवाब देगा। अब वो जवाब सही है कि गलत है वो एक बात की बात है, लेकिन क्विक जल्दी से जवाब देना सीख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब खूब जोर डालेगा तो कहीं ना कहीं वो सही जवाब देगा। और इसमें बच्चे की क्या बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से जुड़े हुए हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्ले वे मेथड है ना, प्ले वे मेथड ये भी एक तरीका है पढ़ाने का, जिसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से अपने पढ़ाया जाता है। इसमें ये तो सरकारी विभाग में, सरकारी वाला स्कूल में देखे होंगे, खेल के माध्यम से। हमने सरकारी टीचर के मुंह से सुना भी है कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। ठीक है, हमारे गांव में भी है, खेलता है बच्चा सब। पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन होता ही होगा, आप बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन खेल होता है, ये हमने देखा है, और बच्चे एक्टिव रहते हैं। पहले से माहौल सुधर रहा है, अच्छा बात है। खेल में क्या होता है, वो लोग, उनकी शिक्षण भी होती है, क्या होती है, शिक्षण, और वो सीखते भी हैं, अधिगम भी होती है उनकी। और एक थे फ्रोबेल। इस प्ले वे मेथड को किंडरगार्टन मेथड भी कहा जा सकता है। आपको घुमा फिरा के पूछेगा तो वो कुछ और नहीं, वो प्ले वे का ही पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके जो प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे वो फ्रोबेल थे, किंडर फ्रोबेल, ठीक है ना। तो इनके वजह से उनका नाम पड़ गया। चलिए, मेरा अगला टॉपिक है मोंटेसरी मेथड। चलिए बताइए, तो मोंटेसरी मेथड आपने कभी नाम सुना है? अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम 1-2 बार दे चुके होंगे तो मोंटेसरी मेथड का नाम जरूर सुने होंगे। मोंटेसरी मेथड, मैंने अब तक जितना भी मैं विधि बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जितना भी मैं आपको ये सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये सब टीचिंग मेथड से पढ़ाने का अलग अलग तरीके हैं। इसमें कुछ तरीके ख़राब हो सकते हैं, कुछ तरीके अच्छे हो सकते हैं। मैं अच्छा और ख़राब पे नहीं जा रहा हूँ। कौन कौन से तरीके होते हैं मैं उससे आपको रूबरू पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम लोग बाद में बीच में हमने ये भी बताया है कि कौन सा टीचिंग मेथड सबसे इफेक्टिव है, सबसे अच्छा माना जाता है। जिसमें मैंने बताया था लेक्चर मेथड वाला को मतलब उतना अच्छा नहीं माना जाता है ना। जिसमें क्वेश्चन आंसर वाला जो मेथड था वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इससे पहले भी 1-2 था, है ना, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन उसमें कोई ऐसा आ रहा था, जैसे डिस्कशन मेथड आ गया था, प्ले वे मेथड आ गया था, इससे पहले भी एक आया था ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये सारा मेथड बहुत अच्छा तरीका है ना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारा तरीका जो है वो बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। जिसमें हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि जिसमें वो मेथड, जिस पढ़ाने का वो मेथड जिसमें बच्चे क्या है उसका पार्टिसिपेशन, उसका एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो, यानी वो मेथड, टीचिंग मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। एक थी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, है ना, वो प्रकृतिवाद का फ्लोवर्स थी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी वो नेचुरलिस्ट थी, प्राकृतिकवाद थी, है ना।
उनका ये मेथड था। इसमें भी बच्चे क्या था, इसमें प्लेइंग मेथड से अपना अधिगम करते थे। ये भी करते थे नहीं, करते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिसमें बच्चे क्या हैं कि खेल खेल के माध्यम से है ना, खेल खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। इसमें एक और वर्ड आता है कोलैबोरेशन। यानी कि एक दूसरे के सहयोग के साथ। ये बहुत अच्छा बात है ना, जब एक दूसरे का बच्चा साथ दे रहे हैं और सीख भी रहे हैं, है ना, तो कंपटीशन वाली भावना नहीं रहेगी। छात्रों के बीच में कंपटीशन वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आज तो ये वाला जो कंपटीशन जो वर्ड है, इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि पड़ोसी वाले बच्चे के से मेरा बच्चा अच्छा नंबर लेके आए, तो कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार है। लेकिन असल में पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे से हम कंपेरिजन करें। काहे कि यहीं से डिमोटिवेट वाली बात शुरू हो जाती है। कभी कभी मेंटल एबिलिटी अच्छा नहीं होने के कारण हम नंबर कम लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मेरे दोस्तों हमसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, तो हमारे दिमाग ख़राब होने लगता है और हम डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं। आपने वो 3 इडियट वाली मूवी देखी होगी, आपने उसमें देखे होंगे कि रणछोड़ दास छामल दास छाछड़, है ना, जिसको रेंचो कहते हैं लोग, वो 1 नंबर अव्वल दर्जे पे आया रहता है। और उसी में फरहान जो रहता है और वो एक और नाम रहता है, मैं उसका राजू रस्तोगी, है ना, वो दोनों ही 2nd और 3rd रैंक पर, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कम से कम पास तो हो गए, और वो जिस लिस्ट में अपने दोस्तों का नाम ढूंढ रहे थे उस लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं। बाद में वो फरहान जो बाद में आता है बोलता है कि रेंचो फर्स्ट आया है। तो वो लोग खुश थे कि चलो भाई हम पास हो गए, क्योंकि उनको अंदर मतलब विश्वास नहीं था कि वो जीत पाएंगे, मतलब वो नंबर लेके आ पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो उतना नॉर्मल में मतलब खुश थे वो, लेकिन जैसे पता चला कि रेंचो जो है वो फर्स्ट आया है, टॉप किया है, तो और वो दुखी हो जाते हैं। तो कितना भी दोस्ती हो, लेकिन ये रैंकिंग और ये कंपटीशन की जो भावना रहती है ना, डीमोटिवेट कर देती है ना। लेकिन इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एज ए टीचर इसको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इंसान को, एक लर्नर को, एक शिक्षार्थी को, एक सीखने वाले बच्चे को, एक आगे बढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ यही सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कर सकते हैं, आज मैंने कितना किया। पूरे दिन का हिसाब किताब रात को निकालना चाहिए कि हमने आज क्या क्या सीखा और क्या क्या किया। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा पड़ोसी आगे चला गया, मेरा दोस्तों आगे चला गया, मेरे रिलेटिव्स आगे चला गया, नहीं तो फिर मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। जो काम करने वाले थे कल वो भी अच्छा से नहीं कर पाएंगे। मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल अपने बारे में सिर्फ सोचिए, दूसरे के बारे में कभी मत सोचिए, नहीं तो डीमोटिवेट होने से मेरे फ्रेंड कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। संदीप महेश्वरी भी काम नहीं आएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। आपने ठेका का नाम सुना होगा, ठेकेदार, ठेका, जहाँ दारू मिलता है। लेकिन कभी आपने पढ़ाई वाला रिलेटेड में ठेका का कभी नाम सुना है? ठेका मेथड, माने ठेका यानी ठेका मतलब ठीका, हम लोग की भाषा में कहा जाए तो ठीका यानी ठीका दे दिया जाए, यानी टेंडर दे दिया जाए। यानी बचपन सबके जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये भी एक तरीका है कि एक मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया गया है ना, टॉपिक दे दिया गया, काम को कैसे किया, यानी काम को करवा सकते हैं, बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें काम को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया जाता है कि इतना सेक्शन इतना दिन में हो जाना चाहिए, और फिर इतना वाला सेक्शन, मान लीजिए इतना बड़ा काम है तो इतना सेक्शन 2 दिन में हो जाना चाहिए, फिर इतना सेक्शन 2 दिन में, फिर इतना सेक्शन 2 दिन में, इस तरह करके कंप्लीट हो जाएगा वो काम। इस तरह ठेका दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? लर्नर को, लर्नर यानी सीखने वाले को, सीखने वाले को, यानी कि सीखने वाले कौन है भाई? स्टूडेंट ही है, यानी स्टूडेंट हो जाता है। और टीचर मार इसमें गच रहते हैं कि भाई हमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसमें जब हम हमेशा जब बच्चे जहाँ एक्टिव हैं वहाँ एक बात ये हमेशा याद रखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें बच्चे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटर्ड कहलाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? क्या है कि बच्चे ने इसमें ज़्यादा एक्टिव है,
चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगा। आई होप मेरा पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अब मैं जो भी कह रहा हूँ बगैर प्रिपरेशन का मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन किया है। तो हमारा अगला टॉपिक है, तो मेरा अगला टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रदर्शन विधि। यानी ऐसा पढ़ाने का तरीका जिसमें आप थ्योरी से ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा आप उस चीज़ को, जिस कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे हैं बच्चों को, उसमें क्या है कि आप उसको डेमो करके दिखाएं, यानी प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं। इस तरह के क्लासेस सबसे ज़्यादा अपनाए जाते हैं साइंस वाला क्लास लेने के लिए। साइंस वाले जो टीचर होते हैं वो थ्योरी के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, डेमो करके, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तब जाके ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लर्नर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या होता है, साइंस वाला क्लास जो है बहुत अच्छा तरीक़ा से लिया जा सकता है, साइंस क्लास। इसके अलावा मतलब साइंस क्लास तो हो ही गया। इसमें जैसे मान लीजिए आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना हो, तो सोलर सिस्टम को पढ़ाने से पहले आप एक छोटा सा वीडियो दिखा दें, या फिर मतलब इसको प्रैक्टिकल करके कहीं दिखा दें कि सोलर सिस्टम में कैसे प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या अंतर है, कैसे किस पे प्रकाश पड़ रहा है, कौन अंधेरे में जा रहा है ना, कौन प्रकाश पे आ रहा है, फ्रिजिड जोन कैसे बन रहा है, पोल्स पे कैसे स्लैंटिंग रेज जाता है ना, डायरेक्ट सीधा नहीं पड़ता। ये सारी बातें मतलब एक वीडियो के जरिए फिर डेमो के जरिए समझा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है टीचर के पर्पज़ से। ये क्लास में बिल्कुल अपनाना चाहिए। और हेलो दोस्तों, तो मेरा अगला टॉपिक है ट्यूटोरियल मेथड। इसका हिंदी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे सपोर्ट करें। ट्यूटोरियल मेथड का मतलब होता है ऐसा तरीका, मान लीजिए कोई छात्र है, चाहे कोई टीचर है, कोई भी लर्नर है ना, वो लर्नर क्या करता है, जब भी उसे कुछ सीखना रहता है ना, तो जाके एक यूट्यूब खोलता है और उसमें क्या देख लेता है, एक उससे रिलेटेड वीडियो, छोटा वीडियो देख लेता है, और तब जाकर अपना उस काम को अंजाम देता है। यानी किसी, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल में कवर कैसे लगाते हैं, टेम्पलेट कैसे लगाते हैं, वीडियो आया, देखा, उसके बाद अपने उसको अप्लाई किया। ये भी बहुत अच्छा। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा वो इस पे मतलब इसको प्रेफर करते हैं। इसमें यही होता है। हेट्रोजीनियस, देखिए ये एक्चुअली ये लर्नर के बारे में है। किसके बारे में है? ये दोनों ही लर्नर के बारे में है। यानी कि दो तरह के सीखने वाले बच्चे होते हैं। जो लर्नर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। इस पे थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। आप कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आया हुआ होगा, है ना। तो होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा एबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनकी एबिलिटी लगभग एक जैसा हो, सेम बच्चे रहते हैं। मतलब उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी जो भी कह लीजिए वो एक जैसा होता है। वो सोचने समझने की क्षमता, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिजिकल डोमेन भी आ सकता है। मतलब इसमें होमोजीनियस, उनका मेंटल एबिलिटी खास तौर पे एक जैसा रहता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे, अलग अलग मेंटल एबिलिटी वाले बच्चे, है ना, इसमें सेम होता है। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग एबिलिटी वाले। इसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल रूप हो सकता है उनके मेंटल एबिलिटी का, उसमें स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब ये एक फार्मूला है। ये जो मैंने अभी शेप बनाया है, ये शेप मेंटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी उनका दिमाग ट्रायंगल के आकार के हो सकता है। मतलब ट्रायंगल कहने मतलब यह, रेक्टेंगल कहने मतलब यह, स्क्वायर कहने मतलब कि आप ये जो है एक दूसरे से अलग अलग है, हेट्रोजीनियस। इसमें मान लीजिए कि अगर बच्चे का जो दिमाग है ट्रायंगल है, तो दूसरा बच्चे का भी दिमाग ट्रायंगल की तरह होगा, यानी कि होमोजीनियस हो गया। इसका कहने का मतलब ये था। दो तरह के लर्नर्स होते हैं।
अगला अगला हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें क्या होता है, आप प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोत्तर विधि। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में लिखने का, है ना। प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या होता है, टीचर बच्चों से सवाल करता है और बच्चे जवाब देते हैं। इसमें क्वेश्चन टीचर के द्वारा होता है, एक टीचर के द्वारा क्वेश्चन होता है और बच्चे क्या करते हैं, लर्नर्स जो होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। लेकिन इस मेथड को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये विधि में टीचर ही ज़्यादा एक्टिव है, तो इसको टीचर सेंटर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, टीचर सेंटर्ड। जहाँ पर बच्चे एक्टिव ना हो और टीचर एक्टिव हो तो वो विधि अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमेशा आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपको उसमें भी पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, तो इस बातों को ना मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ताकि किस तरह का भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। एक वर्ड आता है इसमें, सोक्रेट। ये क्वेश्चन आंसर मेथड में एक वर्ड आता है सोक्रेट, इसका हिंदी होता है सुकरात। एक ग्रीक के फिलोसोफर है, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। वो इस विधि को खोज किए और वो तरीका अपनाए, उन्हीं के द्वारा ये दिया हुआ है मेथड। और वो सुकरेट जो है वो आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। तो जाहिर है आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, और आदर्शवाद में ये लेक्चर ही यानी कि टीचर ओरिएंटेड ये मेथड है, तो इसलिए ओवरऑल ये कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ देता है कि इसको क्वेश्चन आंसर मेथड को किसने मतलब प्रतिपादित किया यानी लॉन्च किया। हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन मेथड। इसका हिंदी होता है परिचर्चा विधि। इसमें क्या होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब आप कह सकते हैं इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन टीचिंग, आप कह सकते हैं, है ना। ये बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिस्कशन में क्या होगा कि हर एक बच्चे का आप उसका माइंडसेट क्या है, उसका मेंटलिटी क्या है, उसका दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसको उजागर करने का मौका मिलेगा। टीचर भी अपना मतलब अपना कॉन्सेप्ट, अपना ओपिनियन रखेगा। हर यानी कि हर लर्नर्स क्या है, टीचर भी इवन अपना अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलेगा। इसमें क्या है कि टॉलरेंस जो होता है ना, टॉलरेंस एबिलिटी इसमें डेवलप करता है, डेवलप करता है। कैसे, सहने की क्षमता, सहन क्षमता कह सकते हैं, इसमें ये डेवलप होता है। इसमें एक फ़ायदा तो ये हो गया
कि आप जब इस तरीक़ों को अपनाइएगा तो उसमें दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझने का मौका मिलता है, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को, दूसरे का ओपिनियन समझने का मौका मिलता है। वो अगर कुछ कह रहा है तो किस उद्देश्य से कह रहा है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, कहीं वो इंटेंशनली कुछ कह तो नहीं रहा है या फिर कहीं लॉजिकली बात कर रही है, यानी कि आपको समझने का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कौन सा तरीका अपनाया पढ़ाई का, डिस्कशन मेथड अपनाया, तो इसमें लॉजिकल तर्क वाली बात होती है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, तर्क वाली बात होती है, लॉजिकल बात होती है। इसमें आपका मतलब तर्क वाली बात, ये रीजनिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस वो बहुत शानदार होता है। तो इस तरह के तरीका अपनाना चाहिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का स्टेट या सीटेट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इवन आप टीआरई 3 में बैठना चाहते हैं तो ये उस परिप्रेक्ष्य से, उस संदर्भ में देखा जाए तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है।